गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक छोटी सी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ सम अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड स्पेशली पॉल्यूशन स्पेशली इन आवर हरियाणा एरिया। आपकी फिजिकल क्लासेस कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हुई, पर हमारा जोश हमारा जज्बा सब बरकरार है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते रहेंगे फिर भी ऑनलाइन क्लासेस में और कुछ वीडियोस के थ्रू। तो मैं बिना रुके आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूं और वो वीडियो है आपकी पिछली क्लास से ही आगे। पिछली क्लासेस में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था पिछली क्लासेस में थर्मोडायनामिक्स, और थर्मोडायनामिक्स का हमारा चल रहा था इंट्रोडक्शन लेक्चर। इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बताया कि थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली होता क्या है, और जब आपको ये पता चला कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है तो आपने उसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था बेटा, क्या? सिस्टम। सबसे पहला टॉपिक आपको जो मैंने बताया दैट वाज सिस्टम। ओके, और सिस्टम के अंदर हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। क्या सीखी कि सर सबसे पहला तो होता है ओपन सिस्टम, फिर होता है क्लोज सिस्टम, फिर होता है आइसोलेटेड सिस्टम। फिर हमने सीखा कुछ प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड करे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पर डिपेंड ना करे। फिर उसके बाद बेटा हमने बहुत सारी प्रोसेस सीखा, और प्रोसेस की क्लास को ही मैं आज आगे बढ़ा रहा हूं, है ना। और हम शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन क्लास। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे दूं कि हमने जो प्रोसेस सीखा था बेटा, उनमें कौन कौन सी प्रोसेस सीखा था। तो सबसे पहला तो सीखा था हमने आइसोकोरिक प्रोसेस, फिर हमने सीखा था आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता था? याद करो याद करो, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता था? सर आइसोकोरिक प्रोसेस वो होती थी जिसमें वॉल्यूम चेंज बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन जो वॉल्यूम है ना, दैट इज वॉल्यूम चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू 0, है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद हमने क्या सीखा? हमने सीखा आइसोबैरिक प्रोसेस, और आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हमने क्या सीखा कि सर बिफोर प्रोसेस एंड आफ्टर प्रोसेस जो चेंज इन प्रेशर है वो कितना है? 0, है ना। प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया, आइसोबैरिक प्रोसेस। प्रेशर में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, आइसोकोरिक प्रोसेस। फिर हमने एक प्रोसेस पढ़ा था बेटा, कौन सा? एडियाबैटिक। और ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस हमने सीखा था उसमें क्या सीखा था ये और बता दो सर। वहां हमने सीखा कि रिएक्शन के बिफोर एंड आफ्टर हीट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। पेन का गिरना बहुत अच्छा संकेत, इसका मतलब बच्चों को मेरे सब कुछ समझ आएगा। ओके, तो एडियाबैटिक प्रोसेस इज व्हाट? दैट इज इक्वल टू हीट चेंज इज ऑलवेज 0। तो ये सब तो हमारी पीछे की बातें थी, इनको तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना। आज की क्लास में हम कुछ नया, कुछ बढ़िया, कुछ और धमाकेदार सीखेंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया बातें और करेंगे। थर्मोडायनामिक्स वैसे भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए अपनी पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए और कुछ खूबसूरत लम्हे थर्मोडायनामिक्स के हमारे साथ बिताइए, ठीक है। प्रोसेस में एक बड़ी अच्छी सी चीज हम बेटा जो पढ़ते हैं वो है बेटा साइक्लिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस। बड़ी सुंदर सी प्रोसेस है बेटा साइक्लिक प्रोसेस, है ना। आइए करते हैं शुरुआत। साइक्लिक नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा क्या कि जहां से शुरू वहीं पर खत्म, बन गया पूरा पूरा एक साइकिल। यही है कुछ साइक्लिक प्रोसेस। मतलब कैसे हम समझेंगे साइक्लिक प्रोसेस को? कैसे समझेंगे कि वह द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट हैज नो डिफरेंस। साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या? जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुई थी वहीं पे वापस आ गई, उसको बोला जाएगा साइक्लिक प्रोसेस। मान लीजिए एक इसको ग्राफ से समझते हैं अपन, बिल्कुल आराम से ध्यान से समझना है। ये रहा प्रेशर, ये रहा वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम हमने कर्व बनाया। इस पॉइंट से मान लीजिए ये एक पॉइंट है जहां रिएक्शन स्टार्ट होते टाइम प्रेशर था कुछ इतना, वॉल्यूम था इतना।
रिएक्शन आपने स्टार्ट करा, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मे बी वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आया प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम भी घट रहा है, और यहाँ आके हाँ ये ध्यान रखेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों यहाँ पर घटते हुए या बढ़ते हुए मैंने दिखा दिया, तो obvious सी बात है टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो उस टाइम पे बॉयल्स रूल फॉलो हो जाता, और बॉयल रूल फॉलो हो जाता मतलब प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है ना। पर यहाँ ऐसा हमें नहीं दिख रहा है। हमने देखा प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा होगा। पर एक टाइम ऐसा आ गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि जहां पर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वैल्यूज वही हो गई जहां से रिएक्शन शुरू हुई थी, तो इसीलिए इसका नाम साइक्लिक प्रोसेस होगा। तो नोट करेंगे द प्रोसेस in which initial and final states are same, initial and final states are same, कॉमा डाल के डालना है, is known as or called as cyclic process. Any type of problem is known as cyclic process. इसको बोलते हैं cyclic process. अब cyclic process की कहानी क्या होती है कि सर इस रिएक्शन में जो टोटल इंथैल्पी चेंज है, इंथैल्पी चेंज को हम डेल्टा H मानते हैं, ऑलवेज इक्वल टू 0। आपसे बोला गया टेम्परेचर चेंज, सर ऑलवेज इक्वल टू 0, प्रेशर चेंज सर इक्वल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम दैट इज आल्सो 0। ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी जिसपे जो साइक्लिक प्रोसेस में कुछ ना कुछ वैल्यू रखती हो। पर याद आया, क्या याद आया, पिछली क्लास याद आई कि सर आपने दो चीजें बताई थी। क्या बताया था? पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन बताया था, और वहां पर दो प्रॉपर्टीज आपने बताया। एक प्रॉपर्टी थी कौन सी? हीट, और दूसरी प्रॉपर्टी थी वर्क, जो कभी भी स्टेट फंक्शन नहीं होती है। ये दोनों प्रॉपर्टीज हमेशा कैसा फंक्शन होती हैं? स्टेट फंक्शन होती है, पाथ फंक्शन होती है। सॉरी, ये दोनों प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? पाथ फंक्शन होती हैं, ये स्टेट फंक्शन नहीं होती है ना। तो स्टेट 0 हो रहा है साइक्लिक प्रोसेस में बच्चों, स्टेट 0 हो रहा है ना, पाथ 0 नहीं हो रहा है, रास्ता तो फॉलो हो रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सी दो प्रॉपर्टीज हैं जो साइक्लिक प्रोसेस में भी 0 नहीं होती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? हीट एंड वर्क हैं। हीट एंड वर्क दो प्रॉपर्टीज हैं जो साइक्लिक प्रोसेस में भी 0 नहीं होती हैं। होपिंग आपने डेफिनेशन लिख दिया होगा, क्विक रिव्यू देता हूं। साइक्लिक प्रोसेस, the process in which initial and final state are same is known as cyclic process. ठीक है, in cyclic process all the thermodynamic properties are 0। और नोट डालेंगे, क्या नोट डालेंगे? नोट डालेंगे कि since heat and work done are not state function, since heat and work done are not state function, hence these are not 0 in cyclic process, not 0 in cyclic process। ओके, क्लियर करिए, नोट्स साथ साथ बनाते रहना है। फाइन बच्चों, तो होपिंग आपने नोट कर लिया। और साइक्लिक प्रोसेस के बाद हम दो और जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं, उनमें बात करने वाले हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। पहली हेडिंग आप लगाएंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस।
और इसमें साथ साथ मेरे लिखना है आपको द प्रोसेस which is fast in nature, the process which is fast in nature and the process which is fast in nature and cannot be reversed, is known as irreversible process. irreversible process. हाँ जी बेटा, तो कैसी प्रोसेस होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस? इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जो एक तो थोड़ी फास्ट चलती है, पॉइंट पे जाना इज वेरी फास्ट, इरिवर्सिबल प्रोसेस इज वेरी फास्ट। मैं डिफरेंशिएट करके आपको एक साथ बताता हूं, पहले समझने की कोशिश करना कि द प्रोसेस व्हिच इज वेरी फास्ट इन नेचर एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहली चीज तो यही है कि इस प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। कोई प्रोसेस जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, जो थोड़ी फास्ट चलती है, उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ये वर्ड थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे आगे। पहले अगली प्रोसेस पे बात करते हैं। अगली प्रोसेस जो मुझे आपको बताना है दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। साथ साथ लिखना है बच्चों, नोट्स बनाते रहें, ठीक है। तो हम अगली प्रोसेस की बात कर रहे हैं दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? अपोजिट डेफिनेशन मेरे साथ बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। अपोजिट डेफिनेशन मेरे साथ आप बोलोगे। क्या डेफिनेशन बनती है? देखो, इरिवर्सिबल प्रोसेस की, लेट्स स्टार्ट। रिवर्सिबल प्रोसेस की, द प्रोसेस which takes place in infinite stimuli small, the process which takes place in infinite stimuli small steps मतलब मेरे कहने का क्या है बेटा? that is very slow and can be reversed at any instant of time, can be reversed at any instant of time, any instant of time is called as reversible process, क्या सीखा आपने बेटा? द प्रोसेस which takes place in infinite stimuli small steps means it is very slow and can be reversed at any instant of time is known as reversible process। आप नोट करें, दोनों प्रोसेस को नोट करें, हम डिटेल में बात करेंगे, इनको समझते हैं। तो आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूं। पहला पॉइंट जो आपने बेटा बोला रिवर्सिबल प्रोसेस, सबसे पहला पॉइंट जो आपका आया रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में मैं बात करूंगा, है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस। और दूसरा पॉइंट जो आपने सीखा वो किसके बारे में सीखा? वो आपने सीखा इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। दूसरा आपने सीखा इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। अब दोनों चीजों को मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताना चाहूंगा। बच्चों, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, जैसे आप सोचो कि मैंने आपको बोला कि 10th फ्लोर की एक बिल्डिंग आपको चढ़नी है ना। बिल्कुल आपने पूरी तेजी से 10 से 15 स्टेप्स आपने ले लिए, पहला फ्लोर क्लियर कर लिया, दूसरा फ्लोर क्लियर कर लिया, और मैंने बोला कि बेटा वापस जाओ, आपको मैंने फालतू में बुला लिया, जरूरत नहीं है। गुस्सा आएगा?
रिवर्स करना आसान नहीं है, हैं? 2 फ्लोर चढ़ने के बाद आपको बोला जा रहा है कि वापस नीचे जाओ, इज इट पॉसिबल कि आप रिवर्स चले जाओ, है ना? लेकिन अगर आप इनफाइनाइटली स्मॉल धीरे धीरे करके चल रहे हो, पहला स्टेप आपने यू रखा, तभी आपको किसी ने बोला नहीं 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 आना था, पीछे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने स्टेप पीछे ले लिया। तो जो प्रोसेस धीरे धीरे चल रही है, बिल्कुल स्लो हो रही है, उस प्रोसेस को रिवर्स करना, बैक लेना आसान है। तो मैंने बताया बेटा कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, जो प्रोसेस धीरे धीरे होती है, उसको वापस लेना आसान होता है, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस स्लो होती है। अब आ जाइए रिवर्सिबल प्रोसेस के, वही चीज, अगर आपने कोई स्टेप, सपोज दैट यू आर प्लेइंग, अब खेलते टाइम आपको कोई भी रैकेट आप खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, आपने बहुत जोर से रैकेट को हिट कर रहे हो रैकेट से शटल, और एक तरीका है कि आप स्लो मोशन में, तो स्लो मोशन तो कभी भी पीछे आ सकता है, लेकिन आपने एक बार जोर से हिट किया, उसको वापस बैक कैसे लोगे, बैक पे लेना मुश्किल होगा। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसी होती है सर? फास्ट होती है। जो प्रोसेस स्लो है वो रिवर्सिबल है, जो प्रोसेस फास्ट है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल प्रोसेस का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और बताऊंगा, है ना? मान लीजिए मेरे पास ये एक कंटेनर है, दिस इज द कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर आपने कुछ गैसेस वगैरह फिल कर रखी है, और यहाँ पर इस गैस में यहाँ आपने एक पिस्टन लगा रखा है, ध्यान से, और इस पिस्टन में बहुत छोटे 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 वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल साइज के कुछ वेट आपने यहाँ पे रख रखे हैं, इस पिस्टन के ऊपर आपने लगा रखे हैं, बहुत छोटे छोटे वेट, बहुत छोटे छोटे वेट आपने यहाँ लगा रखे हैं। अब आपसे बोला जाए कि भाई एक छोटा सा वेट आप इसमें से हटा, एक छोटा सा वेट आपने इसमें से हटाना है। मान लो इस एक छोटा सा वेट आपने यहाँ से बाहर ले लिया, एक सिंगल छोटा सा वेट आप बाहर ले लिया, यहां से आपने इस वाले वेट को उठाया और यहां बाहर, ये वेट यहां आ गया, ठीक है, ये छोटा सा वेट यहां से बाहर आ गया। तो अब अगर ये वेट छोटा बाहर आ भी गया, तो ये इतना स्मॉल वेट था, इसका वेट इतना स्मॉल था, इतना कम था कि इसके बाहर निकलने की वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसके निकलने की वजह से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, एक इक्विलिब्रियम डेवलप रह जाएगा, है ना? ये पिस्टन ऐसा, मतलब आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इतना ये पिस्टन ऊपर आएगा ही नहीं, है ना? ये पिस्टन ऊपर नहीं आएगा इतना ज्यादा, भाई एक छोटा सा वेट गया, मेरी बात को समझना, ये पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर आपने बहुत सारा वेट रख रखा है, बहुत सारा वेट है इस पिस्टन में। अब अगर मैं इस सारे वेट को एक साथ खाली कर दूं, तो पिस्टन का वेट बहुत कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, पिस्टन ऊपर चला जाएगा। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि नहीं, ये पूरा का पूरा वेट आप एक साथ बाहर मत निकालो, एक छोटा सा पार्टिकल, बिल्कुल छोटा सा पार्टिकल आप बाहर निकालो। इजी समझो, आई एम वेयरिंग दिस स्वेटर, हम इसमें कुछ ये थ्रेड्स हैं, फाइबर्स हैं, अगर मैं एक छोटा सा फाइबर से यहां से बाहर निकाल दिया, क्या मेरे स्वेटर का वेट कम हो गया? क्या मुझे सर्दी लगनी बढ़ गई कि नहीं भाई अब वेट कम है, अब सर्दी लगेगी? नहीं हो सकता ऐसा। वही चीज यहां पर है, छोटा सा पार्टिकल अगर आपने बाहर निकाल भी दिया है, तो उस पार्टिकल के निकलने से क्या इस पिस्टन के वेट में कुछ खास फर्क होगा? नहीं होगा। जब खास फर्क नहीं होगा तो ये पिस्टन भी ऊपर नहीं जाएगा, अपने स्टेट को मेंटेन करके रखेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन रह जाएगा। बहुत टाइम के बाद, आधे घंटे 1 घंटे के बाद आपने एक पार्टिकल फिर से बाहर ले लिया, ये लो, फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन रह गया। ऐसा करते 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 आप ये पूरे के पूरे पार्टिकल्स बाहर कर सकते हो और इक्विलिब्रियम मेंटेन रह जाएगा, पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे करके आप एक एक पार्टिकल इसमें रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ। हो सकता है कि एक टाइम के बाद आपने इसमें पूरा का पूरा बंच बना लिया और इतने सारे पार्टिकल्स रख दिए और पिस्टन नीचे नहीं गया, है ना? पर अगर एक ही साथ ये सारे पार्टिकल बाहर कर दिए जाएं तो क्या पिस्टन अपने स्टेट को मेंटेन रख पाएगा? नहीं। तो इन पार्टिकल को स्लो स्लो बाहर निकालना रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल है। एक बार में फास्ट बाहर निकाल देना इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल है। होपिंग आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस समझ में आ गई होगी, है ना? ये डायग्राम जरूर आपको बनाना है। फाइन बच्चों, तो होपिंग आपको ये समझ आ गया होगा। हम अगला लेक्चर जो करने वाले हैं बेटा, वो करने वाले हैं हीट पे।
ऑलमोस्ट जितने भी इंट्रोडक्टरी पार्ट हैं इस चैप्टर के वो मैं खत्म करने की कगार पे हूँ, है ना। और अब हम बात करने वाले हैं आज हीट के बारे में। इस हीट को बेटा क्यों से डिनोट करते हैं? अच्छा, हीट नाम आते ही, हीट वर्ड आते ही आपके दिमाग में कुछ आग या किसी चीज को गर्म करना इस तरह का वर्ड आता है ना। पर इसको डिफाइन कैसे करोगे, हीट को डिफाइन कैसे करोगे? तो एक बिल्कुल अलग तरह की डेफिनेशन आपको हीट की थर्मोडायनामिक्स में पता चलती है ना। एक नए तरीके से हम इसको सीखते हैं और मेरे साथ आपको लिखना है, क्या लिखोगे? हीट इज द mode of transfer of energy. Heat is the mode of transfer of energy. आपको एक सिस्टम से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी ट्रांसफर करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय Q। किससे डिनोट करते हैं हीट को हम? Q से। स्मॉल q मैंने ऊपर बनाया है, यहाँ भी स्मॉल q रख लो, है ना। कई कई बुक्स में ये कैपिटल Q से भी बना होता है, और आपको NCERT फॉलो करते हुए, है ना, स्मॉल q से डिनोट करना है। तो मैंने क्या बताया आपको? हीट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब हीट क्या है? कुछ नहीं है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका है। एक लॉ होता है बेटा, जीरोथ लॉ, है ना। क्या कहता है जीरोथ लॉ? पहले तो मेन बात ये समझो आप, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जहां पर सारी चीजें जीरो हो जाए, दो सिस्टम आपस में इक्विलिब्रियम में है, दो सिस्टम आपस में ऐसे हैं कि ना तो एनर्जी ए से बी में ना बी से ए में ट्रांसफर हो सकती, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम नाम दे देते हैं। तो बात आई है किसकी? हीट की। हीट को आपने क्या नाम दिया है? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मान लो आपके पास ये एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है, और ये एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T2 है। अगर ये दोनों एक दूसरे के टच में आ जाए किसी कंडक्टर के थ्रू, तो क्या यहां पर ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल देखने को मिलेगा। कैसे? सर, हाई की तरफ से लो की तरफ, है ना, मतलब लो टू हाई टू लो, इसमें ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगा। यही है। अगर मैं बोलता हूं कि T2 इज ग्रेटर देन T1, तो जो टेम्परेचर का ट्रांसफर मिलेगा, जो हीट का ट्रांसफर मिलेगा, वो कहां से मिलेगा? T1 टू T2 मिलेगा। तो देखो, T2 का टेम्परेचर ज्यादा, तो हमारा इमेजिनेशन आता है कि इसकी एनर्जी भी ज्यादा, हीट एनर्जी इसकी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। और T1 की एनर्जी कम। T1 से एनर्जी T2 की तरफ ट्रांसफर होनी है। क्यों ट्रांसफर हो रही है? क्योंकि दोनों चीजों के टेम्परेचर पे डिफरेंस है। तो एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है? टेम्परेचर के डिफरेंस के बदौलत हो रहा है। टेम्परेचर की बदौलत, डिफरेंस की बदौलत एनर्जी का ट्रांसफर होना ही क्या हुआ? हीट का ट्रांसफर होना हो गया, या हीट एक्सचेंज हो गया। तो इसीलिए मैंने क्या नाम दे दिया? हीट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है, मुझे उनके बीच में एनर्जी ट्रांसफर करनी है, तो मैं किस मोड में ट्रांसफर करूंगा? हीट के मोड में ट्रांसफर करूंगा, हीट के थ्रू ट्रांसफर करूंगा। दैट्स व्हाई हीट इज व्हाट? हीट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दैट्स ऑल। अगर दो चीजों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस को कैसे कवर अप करेंगे? एनर्जी को ट्रांसफर करके। और टेम्परेचर का डिफरेंस होने पर जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वो किस फॉर्म में होता है? हीट के फॉर्म में होता है। तो एक सुंदर सी डेफिनेशन बन गई कि हीट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मेरी बात को ध्यान से समझिए। आप घर में हो और मम्मी आपसे गुस्सा है क्योंकि आपने उनकी बात नहीं मानी, तो गुस्सा है, मम्मी की एनर्जी ज्यादा है, आपने गलती करी है, आपकी एनर्जी कम है, ठीक। तो उस गलती को मम्मी कैसे कवर करेगी? मम्मी ने एक बढ़िया सा, है ना, थप्पड़ यूं बनाया और आपके कान के नीचे यूं लगाया, तो मम्मी की एनर्जी आप में ट्रांसफर हो गई। मम्मी की एनर्जी ज्यादा थी, हमारी एनर्जी कम थी, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर कहां से कहां हुआ? हाई से लो हुआ। अब अगर वही एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है बच्चों? टेम्परेचर के फॉर्म में, तो उसको हम हीट नाम देते हैं। किसी और नाम से ट्रांसफर होगी, कुछ और नाम देंगे, बाद में पढ़ेंगे उसको आगे। पर अभी आज किस फॉर्म में ट्रांसफर करवा रहे हैं? टेम्परेचर के फॉर्म में। ये मोड गर्म है, मैं इसको टच करूंगा, मेरे हाथ को गर्मी महसूस होगी। क्यों? ये गर्म, इसकी एनर्जी ज्यादा है।
मेरा हाथ ठंडा है, मेरे हाथ की एनर्जी कम है, तो बोर्ड से एनर्जी मेरे हाथ की तरफ ट्रांसफर हो रही है, किस फॉर्म में? टेम्परेचर के फॉर्म में, तो उसको क्या नाम दोगे? हीट नाम दोगे। एम आई क्लियर? अच्छे से कहानी समझ में आ गई? हीट ट्रांसफर को हम मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्यों बोलते हैं? अब अगर आपको हीट ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर समझ में आ गया तो एक छोटी सी बात समझना, बाहर का जो एरिया है तो उसको हमने क्या नाम दिया था? सर सराउंडिंग। अंदर का एरिया जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसको आपने क्या नाम दिया था? सर उसको नाम दिया था हमने सिस्टम। तो सिस्टम ये हुआ, सराउंडिंग ये हुआ। सिस्टम हुआ ये, सराउंडिंग हुआ बाहर वाला। मान लीजिए सराउंडिंग की एनर्जी ज्यादा है, सिस्टम की एनर्जी कम है, तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कहां से कहां होगा? मैं रिपीट कर रहा हूं, सराउंडिंग की एनर्जी ज्यादा है, सिस्टम की एनर्जी कम है, तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कहां से कहां? सर सराउंडिंग टू सिस्टम। और अगर सराउंडिंग की एनर्जी ज्यादा, सिस्टम की एनर्जी ज्यादा, सराउंडिंग की कम, तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर सिस्टम टू सराउंडिंग। बहुत कॉमन सी बात, अगर एनर्जी बाहर निकलेगी तो हीट की वैल्यू नेगेटिव होगी, अगर एनर्जी अंदर आएगी तो हीट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अरे मम्मी का थप्पड़ खा के एनर्जी मिली ना, मिली, तो एनर्जी बढ़ी या घटी? तो जो चीज बढ़ी वो पॉजिटिव, जो घटी वो नेगेटिव। तो अगर सिस्टम की एनर्जी कम है, सराउंडिंग की ज्यादा है, हीट सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है, तो एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, हीट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अगर सिस्टम से एनर्जी निकल के सराउंडिंग में जा रही है तो हीट की वैल्यू नेगेटिव होगी। और अच्छे से इसको क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपना बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाहर खेलने कम जाएं। पॉल्यूटेड एयर आपके लंग्स को बच्चों खराब करती है, और आप सब देश के लिए, स्कूल के लिए, हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बात से आज की क्लास खत्म करते हैं। टिल देन, गुड बाय।